हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो? बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 20 का, न्यूक्लियर रेडिएशन का, विल्सन क्लाउड चैम्बर, सेकेंड ईयर फिजिक्स, सिंथेक्स बुक बोर्ड। तो इसमें हम चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट, यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि डिटेक्टर्स हैं बेसिकली। पहला है विल्सन क्लाउड चैम्बर, दूसरा है गीगर मुलर काउंटर। अभी जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है? पहली बात तो ये कि इसमें लिखा हुआ है कि देखें, इन 1895 CTR विल्सन इन्वेंटेड अ सिंपल डिवाइस। 1895 में CTR विल्सन नामी बंदे ने, फिजिशिस्ट ने, एक डिवाइस इन्वेंट करी जिसका पर्पस क्या था? फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले तो डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करना। ठीक है भाई, तो डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि भाई के क्या यहाँ कोई रेडिएशन है या नहीं है, या अगर है तो कौन सी टाइप की रेडिएशन है भाई वो। ठीक है, अच्छा, तो अब इस तरह के डिवाइस को विल्सन क्लाउड चैम्बर कहते हैं। चैम्बर क्यों? क्योंकि देखें यहाँ डायग्राम में आपको एक तरह का ये चैम्बर या एक एक बॉक्स, या जो सही नाम है वो चैम्बर ही है, आपको इस तरह का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो चैम्बर है, ये जो बॉक्स है, ये क्या है? देखिए, इसमें एक तो आपको पिस्टन दिखाई दे रहा है, ये एयर टाइट मूवेबल पिस्टन होता है। ठीक है, ये इसकी वॉल्स होती हैं, ये इसकी वॉल्स होती हैं, ये मेटेलिक की होती हैं। इसके टॉप पे एक ग्लास प्लेट होती है, ये मेटेलिक नहीं होती, ये ग्लास प्लेट होती है। ग्लास प्लेट क्यों होती है? क्योंकि देखें, इस ग्लास प्लेट के ऊपर ही जो है वो एक कैमरा लगाया हुआ होता है, ताकि जो कुछ भी अंदर हो वो हम कैमरे से इसको रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये जो चैम्बर है, ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है सब एटॉमिक पार्टिकल को। जैसे कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो आपको पता है वहाँ से अल्फा डी के, बीटा या गामा डी के होता है, तीन तरह की रेडिएशन निकलती हैं। तो कौन सी रेडियो एक्टिविटी हो रही है, कौन सा पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कौन फाइंड करके देगा? विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब इसको क्लाउड चैम्बर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ जो कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं वो क्लाउड कंडीशंस होती हैं, यानी यहाँ पे क्लाउड्स या फॉग क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर रेडली ऑन आइंस और डस्ट पार्टिकल्स। इसका जो पर्पस प्रिंसिपल है वो ये है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं मोर रेडली ऑन आइंस और डस्ट पार्टिकल। इसका मतलब है कि ये जो इसका इसका जो प्रिंसिपल है उसमें एक सुपर सैचुरेशन वेपर्स की बात हो रही है, उसका बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, और उन सुपर सैचुरेटेड वेपर्स का कंडेंस होना, पहले ये समझ लो। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होने ज़रूरी हैं, फिर उनका कंडेंस होना ज़रूरी, यानी उनका टेम्परेचर में कमी आना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, देखो अब यहाँ समझते हैं। इस डायग्राम में हमें बताया है, देखो यहाँ पे इस सिस्टम में, इस चैम्बर में यहाँ मौजूद है एयर, और ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन के ऊपर हमने प्लेस किया है, या यूँ कह लो कि इसके ऊपर हमने इस पर पोर कर दिया, इस पर प्लेस कर दिया। ठीक है, क्या? अल्कोहल, जिसको मैंने प्लेटिंग का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब सिंपल ये कि हमने अल्कोहल का छिड़काव कर दिया, या कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल हमने इसमें डाल दिया, लिक्विड फॉर्म जो हो गई। ठीक है, अब क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है तो वो जल्दी ही जो है वो क्या करेगा, वो अपने फ्यूम्स बनाएगा, और वो जिसकी जो अल्कोहल की फ्यूम्स हैं वो एयर के जो पार्टिकल हैं उनसे जब वो मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे एक सैचुरेटेड मिक्सचर बन जाएगा। किसका? मतलब एयर प्लस अल्कोहल। तो यानी यहाँ जो बनेंगे वो बनेंगे इधर हमारे पास सैचुरेटेड वेपर्स। वो वेपर्स किसके होंगे? वो वेपर्स होंगे एयर प्लस अल्कोहल। अल्कोहल इसमें लिया है, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड यूज़ किया जाएगा, या जो वॉलेटाइल होगा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ बन गया एक सैचुरेटेड वेपर। अब उसको करना है सुपर सैचुरेटेड। तो भाई क्या तरीका है? हमने क्या करा, ये पिस्टन को यहाँ से यूँ उठा के ऊपर पुश कर दिया। तो पुश करने से क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वो और करीब करीब आ जाएंगे, दबेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे क्या,
सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड हो गए, यहाँ तक तो बात हमने कर ली कि हमारे पास आ गए सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो इसमें हमारे पास ये दो इनलेट है, इनलेट फॉर रेडिएशन, इनलेट फॉर लाइट। लाइट वाला काम क्या है इसको बाद में बताता हूँ, पहले ये देखते हैं। देखो इस चैम्बर में हमें क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है, तो ये वो इनलेट है जहाँ से वो रेडिएशंस एंटर होंगी। जब वो एंटर होंगी तो उनका जो भी पाथ होगा, जो रास्ता होगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, वो डिटेक्ट कैमरा करेगा। कैमरे जब डिटेक्ट करेगा तो उसको किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल किया है कि उनका जो पाथ बनेगा उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो उसकी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन वो पाथ कैसे दिखाई देगा, वो पाथ दरअसल में फॉग या क्लाउड्स की शक्ल में होगा, ठीक है। अच्छा, क्लाउड्स जैसे ये जो चैम्बर होता है ये पूरा एक अंधेरे में रखा हुआ होता है, यानी अंदर अंधेरा होता है। अब उसमें अगर अंधेरे से तो ज़्यादा से कोई चीज़ दिखती नहीं है, तो जब अगर वहाँ कोई चीज़ बनी है और हमें उसको देखना है तो हमें उस पर लाइट मारनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे वो फॉग या क्लाउड्स बनते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो होता क्या है कि इसके लिए जो है वो कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन का मतलब ये है बेसिकली यहाँ पे कि आपने एक फिनोमिना देखा होगा कि जैसे कि आपके पास एक गिलास है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का गिलास है आपके पास, ठीक है, इसमें कोल्ड ड्रिंक है। आप देखते हैं कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक का या ठंडे पानी का गिलास होता है उसमें उसकी जो वॉल्स होती हैं यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। या फिर आपने ये देखा होगा कि जो फूल होते हैं या सब्जियां होती हैं या जो भी घास वगैरह होती है, रात के टाइम अगर आप देखते हैं तो उनमें नमी आ जाती है, उन पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं, ये कंडेंसेशन की वजह से होते हैं। कंडेंसेशन किस में होती है, एनवायरनमेंट में जो एयर मौजूद है ना, एयर वेपर्स, उनके टेम्परेचर में कमी आना। यानी कि मिसाल है यहाँ पे हॉट एयर है, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ये हमारा ये कोल्ड है। तो यहाँ से जो एयर वेपर हैं वो इस कोल्ड सरफेस के ऊपर जो है वो कंडेंस करते हैं। तो वो जो एयर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड वेपर्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि जब एयर कंडेंस होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन कैसे होती है, सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड जो एयर वेपर होते हैं उनको कूल कर दो, उनको कूलिंग इफेक्ट ले आओ, उनको ठंडा कर दो, तो उसमें इस प्रोसेस को कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इधर हमारे पास जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स बन जाते हैं ना हमारे पास, ठीक है, हम करते क्या हैं, सुपर सैचुरेटेड वेपर जब बन जाते हैं तो हम ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को बहुत तेज़ी से अचानक फ़ौरन से हम इसको नीचे की तरफ जो है वो पुल करते हैं। तो पुल करने से क्या होता है, आपको पता है पिस्टन का ये जो हमारा सिस्टम है इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और अगर मैं इसको नीचे रिड्यूस करूँगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जो आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि प्रेशर का कम होना। वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है प्रेशर का कम होना, और प्रेशर की कम होने का मतलब है टेम्परेचर का कम होना। तो भाई होता क्या है, इस सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर गिरने का मतलब क्या है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाना। तो यहाँ मौजूद जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं बेटा, वो कंडेंस हो जाते हैं, वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार करने लग जाते हैं। अब आपको पता है ये जो बारिश के लिए जो क्लाउड्स बनते हैं, जो बादल बनते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं, सुपर सैचुरेटेड कंडेंसेशन वगैरह से। ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हमारे पास वो क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, और फिर उन्हीं क्लाउड से वो अगेन दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बारिश की शक्ल में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बादल या फॉग हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि देखो यहाँ इस पूरे रीजन में कंडेंसेशन क्रिएट हो गई। ये कंडेंसेशन कैसे हुई, दोबारा बता दें कि यहाँ जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्रिएट किए थे हमने, उनके टेम्परेचर को सडनली रिड्यूस किया तो वो कंडेंस हो गए।
अब कंडेंसेशन इस पूरे रीजन में होगी, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन कहाँ होगी, जहाँ उसको कोई आयन मिलेगा या कोई डस्ट पार्टिकल या फिर यूं कह लो कोई कांटेक्ट सरफेस मिलेगा। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था ना कि ठंडे गिलास जो है कोल्ड ड्रिंक का, कंडेंसेशन कहाँ हुई, कंडेंसेशन इस रीजन इस एरिया में भी हो रही होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन कहाँ पे हुई, जहाँ उसको सरफेस मिला, उसे कोल्ड सरफेस मिला, कोई कांटेक्ट मिला, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट। तो इसीलिए जो कंडेंसेशन सबसे ज़्यादा होती है वो याद रखना, सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन जो है वो जब उसे कोई सरफेस मिलता है या कोई पार्टिकल मिलता है या कोई आयन, ख़ास तौर से क्या आयन मिलता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन जो सबसे ज़्यादा होती है वो आयन्स के ऊपर होती है, क्योंकि गैस अगर कंडेंस करेगी तो वो किसके ऊपर करेगी, वो आयन के ऊपर कंडेंस करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आयन का मतलब है कि यहाँ मौजूद जो एयर के वेपर्स थे उनका आयोनाइज हो जाना, उनका आयन्स में टूट जाना। अब उनको आयोनाइज कौन करेगा, इम्पॉर्टेंट बात यही है। असल में जो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस होती हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जिसमें आपको पता है कि जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इज़ लेस पेनिट्रेटिंग और मोर आयोनाइजिंग। याद रखना, अल्फ़ा जो जितना कम पेनिट्रेट करता है वो उतना ज़्यादा आयोनाइज करता है, और वो जो है वो मैसिव होता है, यानी साइज़ में दूसरों के मुकाबले में बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये मैसिव है ये लेस पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, और ये जल्दी ही जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में रुक जाएगा, और जल्दी रुक जाएगा तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी फ़ौरन उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं मोर आयोनाइजिंग। उसके बाद बीटा की बात करते हैं, तो बीटा जो है वो लेस मैसिव होता है, ठीक है, लेस मैसिव होता है, तो इसीलिए ये जो है वो मोर पेनिट्रेटिंग होता है, ये ज़्यादा दूर तक किसी ऑब्जेक्ट में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम से अपनी सारी एनर्जी उसमें नहीं ट्रांसफ़र कर देता, तो इसीलिए ये जो होता है ये क्या होता है, लेस आयोनाइजिंग। जो एकदम से अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता वो लेस आयोनाइजिंग होता है। सिमिलरली ये हो गया अल्फ़ा और बीटा की बात। अगर हम बात करें गामा की, तो जो गामा होता है हमारे पास, गामा जो होता है ये वेरी लेस आयोनाइजेशन या फिर नो आयोनाइजेशन, या तो बहुत कम होगी या नहीं होगी। वजह यह है कि ये जो होता है ये मास लेस होता है, मास लेस फोटोन होता है, जिसकी लाइट की स्पीड होती है ये इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि ये अपनी एनर्जी को उसमें उस हद तक इतनी देता ही नहीं है, अपनी एनर्जी को उस जो भी मतलब हमारा मटेरियल उसमें वो ज़ाया ही नहीं करता, उसको निकल जाता है उसमें से। तो इसका मतलब है ये बहुत लेस आयोनाइजिंग होता है, ठीक है। और ख़ास तौर से जब हम बात कर रहे हैं गैस के लिए, तो उस सूरत में तो ये बहुत ज़्यादा ही लेस आयोनाइजिंग है। तो इसी तरह से अब कौन सा पार्टिकल या कौन सी रेडिएशन जो है वो उस चैम्बर में से गुजर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी तो अल्फ़ा है, उससे कम आयोनाइजेशन होगी तो बीटा है, और बहुत कम या नहीं होगी आयोनाइजेशन तो वो कौन है, वो गामा है। अच्छा, अब आयोनाइजेशन जब ये कर देंगे तो हमें क्लाउड्स या फॉग्स या बादल हमें दिखाई देने लगेंगे, लेकिन वो किस तरह से होंगे, वो ट्रैक्स होंगे। जैसे कि यहाँ आप देखें, मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है, ये क्या है, अल्फ़ा ट्रैक। अगर इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहा है तो वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा अपने निशानात छोड़ता हुआ जाएगा। जैसे मिसाल कहीं जाता है तो जैसे मिसाल के तौर पे जो फुटप्रिंट होते हैं वो छोड़ता हुआ चला जाता है, तो हम उसके फुटप्रिंट से उसको ट्रैक कर लेते हैं ना। तो इसी तरह से जब कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वो अपने निशानात लाजमी छोड़ जाता है। तो भाई उसके जो निशानात होते हैं वो हमें इस तरह से, जो मिसाल के तौर पे ये गया, ये इसने अपना ट्रैक बनाया, ये भाई ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, ये इसने अपने ट्रैक्स बना दिए। इन ट्रैक्स को किसने कैप्चर किया, कैमरे ने। लेकिन क्योंकि चैम्बर में था अंधेरा, और ये ट्रैक्स किस शक्ल में थे, ये ट्रैक्स थे फॉग या बादल की शक्ल में। और ये बादल कब बनते हैं, जब कंडेंसेशन होती है।
गैस वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह में कन्वर्ट होते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ कंडेंसेशन होती है। तो अब ये कंडेंसेशन बेटा कब होती है, क्यों, देखो आपको पता है यहाँ सुपर सैचुरेशन से हमने कंडेंसेशन पूरे चैम्बर में क्रिएट कर दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन हमेशा कहाँ होती है, आइंस पर होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके अंदर कोई पार्टिकल एंटर करेगा और वो जिस जिस जगह से गुजरेगा वहाँ मौजूद जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनको आयोनाइज कर देगा, और जहाँ जहाँ वो आयोनाइजेशन होती जाएगी वहाँ वहाँ हमें ट्रैक बनता हुआ दिखाई देता जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इधर से आके यूं गया, तो जिस रास्ते को इसने फॉलो किया उस रास्ते में मौजूद जितने पार्टिकल थे वो आयोनाइज हो गए, तो ये हमें एक फॉगी और क्लाउडी वे दिखाई दिया। अगर वो यहाँ गया तो इस तरह दिखाई दिया। तो बात आपको समझ आई कि जो सुपर सैचुरेशन से कंडेंसेशन की जाती है, कंडेंसेशन का मतलब है कूलिंग इफेक्ट, और फिर उस कंडेंसेशन में जहाँ कहीं आइंस होंगे या डस्ट पार्टिकल होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो क्लाउड्स बनते हैं, ये क्लाउड्स भी उस रीजन में उस पॉइंट पे जाके बनते हैं जहाँ पे या तो डस्ट ज़्यादा होती है या आइंस की तादाद ज़्यादा होती है। उस स्पेसिफिक जगह पे वो सारे जो एयर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और एक थिक और एक डेंस क्लाउड बना लेते हैं। तो इसी तरह इसमें भी क्लाउड वहीं बनेगा जहाँ क्या होंगे, आइंस होंगे, और आइंस कहाँ से आएंगे, अल्फा बीटा या गामा जो है वो आयोनाइज करेगा, ठीक है, सही है। तो आयोनाइजेशन इस तरह से हमारी होगी। अब जिस तरह यहाँ पे बताया है कि देखो अगर अल्फा ट्रैक होगा तो थिक स्ट्रेट होगा, यानी हमें थिक लाइंस दिखाई देंगी क्लाउड की या फॉग की, ठीक है, क्योंकि थिक का मतलब है स्ट्रॉन्ग, यानी क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन सबसे अच्छी होती है। इसी तरह से अगर वो बीटा ट्रैक होगा तो हमें देखो ये जो ट्रैक होगा ये टूटा हुआ, यानी हर जगह जगह से ब्रेक हुआ हुआ और बहुत बारीक होगा, इसका मतलब है ये आयोनाइजेशन बहुत कम कर रहा है। और अगर ये गामा ट्रैक होगा तो या तो ये हमें दिखेगा ही नहीं, या अगर दिखेगा तो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में कहीं 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 दिखेगा, क्योंकि ये बहुत इंतहाई कम आयोनाइजेशन करता है और इससे हमें ट्रैक को समझ ही नहीं आता ये ट्रैक किस तरह का है। तो इसका मतलब है जितना प्रॉपर ट्रैक है वो अल्फा का है, उसके बाद बीटा का है, एंड देन गामा का है। ये ट्रैक किस शक्ल में होगा, ये बादलों या फॉग की क्लाउड्स की शक्ल में होगा। और वो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वो क्लाउड्स बनते हैं सुपर सैचुरेशन की कंडेंसेशन से, और कंडेंसेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आइंस पे होती है या डस्ट पार्टिकल्स पे होती है। आइंस कैसे क्रिएट होंगे, जब वो पार्टिकल इसमें एंटर होगा तो जो एयर मौजूद है सुपर सैचुरेटेड उसको वो आयोनाइज कर देगा, ठीक है। ये हो गई इसकी की सारी वर्किंग। यहाँ कैमरा क्यों लगाया गया था कि जब उस पाथ पे लाइट पड़ेगी तो कैमरा उसकी पिक्चर ले लेगा, ठीक है। इसी तरह से ये इसका हमने देख लिया कि विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग मैंने आपको यहाँ बता दी है। बाकी वर्किंग जो है वो आप नोट्स से रेफरेंस से कॉपी कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी सवाल हो, किसी चीज़ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें, या जो भी कोई मसला हो आप उससे इसमें पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली आप अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।